Hello students, how are you? All well? Okay, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए शूडो फोर्स। बहुत बच्चे ना सर्क हो जाते हैं, ये शूडो फोर्स क्या है? तो शूडो फोर्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग शूडो फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, मतलब कि अगर बॉडी मूव करेगी, सडनली कोई बॉडी मूव करेगी, तो उसके पीछे रिजल्टेंट फोर्स होना जरूरी है। उसके पीछे रिजल्टेंट फोर्स होना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर ये बॉडी किसी इंक्लाइन पे है, ठीक है, अगर ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, तो नीचे की ओर जब मूव करेगी तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर होना चाहिए, और यहां से कोई उसे धक्का देता हो या तो यहां से कोई खींच रहा हो, तब वो बॉडी नीचे आती है। बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब किसी इंक्लाइन पे बॉडी होती है तो वो बॉडी सडनली नीचे की ओर आना शुरू करती है। क्यों? पता नहीं, क्योंकि ना तो किसी ने टच किया है, ना तो किसी ने खींचा है, ना तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है वहां पे कि उस बॉडी को नीचे की ओर लाया जा रहा है। तो ये बॉडी नीचे क्यों आ रही है? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत ही बड़ा, कि यार अगर ये बॉडी यहां पे थी और सडनली ये नीचे आ रही है, तो स्टेशनरी बॉडी जब मूव करेगी तो चेंज ऑफ द स्टेट होगा, और जब चेंज ऑफ द स्टेट होता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसके हिसाब से भी कोई भी फोर्स लगता होना चाहिए, यहां पे तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट हो तो उसके अंदर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट्स कॉल्ड अ शूडो फोर्स, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और कुछ फोर्सेस के हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, हाउ टू डिस्क्राइब द फोर्स। फोर्सेस को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल इंक्लाइन वाला ही लेते हैं और आपको समझाते हैं। ये बॉडी है, नीचे की ओर फोर्स मिलेगा mg, ये मिलेगा n, दिस इज mg sin theta, it is mg cos theta, ये फ्रिक्शन। ओके, चलो, लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि इफ बॉडी इज बैलेंस्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ओके, उसके हिसाब से mg sin इज इक्वल्स टू f होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, डाउनवर्ड, ध्यान से सुनना, इफ बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड, तो बॉडी ने स्टेट चेंज किया, दैट मीन्स Fr डज नॉट इक्वल्स टू 0। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 नहीं है। ओके, देन व्हाट? देन Fr इज इक्वल्स टू समथिंग ma होना चाहिए। और यस, कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग से हमने देखा है। अब देखो, बॉडी आ कहां रही है कि बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है। कहां कर रही है? नीचे की ओर मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है।
तो नीचे की डायरेक्शन वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा ऊपर के फोर्स से तभी बॉडी मूव करेगी। दैट मीन्स हियर mg sin थीटा इज ग्रेटर देन f, डेफिनेट है, इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन f है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं mg sin थीटा माइनस f करूं तो ग्रेटर देन 0, मतलब कि कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर दो फोर्स का एल्जेब्रिक सम करोगे तो उसे बोलेंगे fr। fr इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स fr इक्वल्स टू ma। ma है, एक्सेलरेशन है, मास है, तो डेफिनेट है वो 0 तो नहीं है। तो ध्यान से देखो कि fr एक क्या है, तो fr जो है ये दो फोर्स का सब्ट्रैक्शन है। दो फोर्स कौन से, mg sin थीटा और f, और इज इक्वल्स टू ma। लेट मी चेक कि दिख रहा है आपको ऑर्डर पे, ओके। mg sin थीटा इक्वल्स टू ma, तो अब एक काम करो, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू f प्लस ma। हमने क्या पढ़ा है कि अगर फोर्स एक डायरेक्शन में हो तो एडिशन होता है, अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन और समथिंग ma जो कि रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, समथिंग रिजल्टेंट फोर्स जो है वो f प्लस ma एडिशन में है, तो ma की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, और ma मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज नोन एज द फोर्स, is known as the force, and this force is known as pseudo force. The resultant force act on a body is a pseudo force, जो कि एग्जैक्टली नहीं है। ओके, अभी आपको लगेगा कि सर ये एग्जैक्टली ये बताओ pseudo force की रिक्वायरमेंट क्या है। pseudo force की रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि बॉडी नीचे आ रही है, लेकिन आप देखो mg sin थीटा ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, ma इज अ pseudo फोर्स, ठीक है। तो कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है कि जो बॉडी को नीचे लेके आए, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स fr जो है वो मुझे 0 मिलना चाहिए, और इस fr को 0 करने के लिए मैं ma जितना फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, और मैं पूरा fr इक्वल्स टू 0 लेके आऊंगा। और जो fr इक्वल्स टू 0 लाने के लिए एक इमेजिनरी कंसेप्ट ऐड करना पड़ता है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट ऐड करना पड़ता है ma जितना, दैट इज नोन एज pseudo फोर्स। ओके, pseudo फोर्स कोई लगता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब रिजल्टेंट फोर्स ना हो तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। इस कंडीशन के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी नीचे आ रही है, लेकिन ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि बॉडी ने मोशन किया, दैट मींस fr डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो fr इक्वल्स टू ma, वो हमने पहले से पढ़ा है। अब बॉडी कहां आ रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है, तो mg sin थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन, f को इस तरफ लेके आओ, सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 0। और ये दो फोर्स अगर लग रहे हैं, इनका सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ वैल्यू उसने कंज्यूम की है, और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। अब इस कंडीशन के हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू ma, जो कि मोशन कर रहा है। f को उस तरफ भेजो, f प्लस ma, तो f के साथ एडिशन हुआ, तो f की डायरेक्शन में मुझे इस फोर्स को लेना पड़ेगा। जब मैं ये फोर्स लूंगा तो 1, 2 और तीनों का एल्जेब्रिक सम, मतलब कि mg sin थीटा माइनस f माइनस ma इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, 0, जो कि मेरी कंडीशन फुलफिल करती है। तो ये 0 मतलब ये पूरा क्या हुआ, fr, दिस टाइम fr इज इक्वल्स टू 0। तो fr 0 तब होता है जब आप ये टर्म ऐड करते हो, जो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में नहीं बोला होगा। ऐसा कोई फोर्स ऊपर की ओर नहीं लगता है, लेकिन fr को 0 लाने के लिए
ये टर्म ऐड करनी पड़ती है, इसीलिए इसे शूडो फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये शूडो फोर्स है। चलो, शूडो फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन होगा, बहुत एक ट्रस्टेबल क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स चेक। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं। सबसे पहले ये लिख लो। चलो, थोड़ा सा रफ है, आप अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। वीडियो को देखते रहो और लिखते रहो बाद में, तो क्या होगा कि आप एक लाइन में लिख पाओगे। चलो, कुछ एग्जांपल की मदद से ही लेते हैं। ये किसी इंक्लाइन की फिगर है जो कि दो अलग अलग एंगल्स पे है। बहुत ज्यादा कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे आज, और साथ में शूडो का भी देखेंगे कि उसे कहां कहां मेंशन करना है। चलो, ये दो ब्लॉक है, मैंने उन दोनों को एक पतली इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया है। अब मुझे यहां पे फोर्स दिखाना है, तो ये फोर्स कॉमन है। ये सपोज M1G, ये सपोज M2G। ओके, इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे मुझे, M1G sin θ1 M1G cos θ1। ये M2G sin θ2 cos θ2। ओके, अब इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो अपवर्ड आएगा, T। ठीक है, अभी ये जो कंडीशन मैं ले रहा हूं उसके अंदर एक बात क्लियर है कि बॉडी इज ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्लियर? अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों को कि भाई बच्चे इसमें बताओ मुझे कौन सी बॉडी नीचे आएगी। तो हर एक के अलग अलग ओपिनियंस होंगे कि सर इसका इंक्लाइन ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो डेफिनेटली ये बॉडी नीचे आएगी। एग्जाम में आपको मास भी दिए होंगे, तो किसी का 50 होगा, किसी का 30 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बोलोगे कि सर जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मास ज्यादा है नीचे आना चाहिए, वो हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है। लेकिन यहां पे जो नीचे आएगा वो नॉट ड्यू टू द मास बट ड्यू टू द वेट। हियर मैं आपको लिखवा देता हूं कि भाई वेट is responsible for motion। तो कौन मूव करेगा? बॉडी moves which has greater weight
अब वेट मतलब कौन सा वेट, वो मैं आपको बता दूं कि यहां पे फिक्स है mg साइन थीटा. mg cos theta is not the responsible for the motion. Okay, mg sin theta is the responsible for motion, not cos theta. तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा डेफिनेटली वो नीचे आएगा. यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं, हियर अज्यूम कि mg sin theta it is greater than mg sin theta 1 is greater than 2. कितना एंगल है, कितना मास है, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मुझे इतना पता है कि मुझे mg sin थीटा मुझे फाइंड करना है. ठीक है, अगर आपको ये लगे कि नहीं ये ज्यादा है तो आप एक काम करो, g को कैंसिल करो. m sin थीटा 1 इज ग्रेटर देन m2 sin थीटा 2. जिसके लिए m sin थीटा ज्यादा हो वो नीचे क्यों आएगा, एक कैलकुलेशन ले लो. ठीक है, सपोज मैंने ये अज्यूम किया है कि भाई ये बॉडी नीचे क्यों आ रही है, तो डेफिनेटली ये जब नीचे क्यों आएगी तो m1g sin थीटा ज्यादा होगा कंपेयर टू टेंशन. ठीक है, तो यहां पर जो शूडो फोर्स है कि बॉडी नीचे आ रही है, तो शूडो फोर्स अप्लाई कहां करेंगे, ऊपर की ओर, तब जाके ये बैलेंस होगा. अब ध्यान से देखो, ये बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब कि ये जो टेंशन है ये इस बॉडी को ऊपर की ओर खींच रहा है. मतलब इस कंडीशन में टेंशन ज्यादा है कंपेयर टू m2g sin थीटा. हाँ, अगर m2g sin थीटा ज्यादा होता तो ये नीचे आती, लेकिन ये ऊपर जा रही है मतलब ये ज्यादा है. इतना तो पता है हमें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, तो टेंशन ऊपर की ओर जा रहा है, बॉडी भी ऊपर की ओर जा रही है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे शूडो कहां अप्लाई करना पड़ेगा, डाउनवर्ड, m2a. ठीक है, अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि t प्लस m1a इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा 1. सो हियर t प्लस m1a इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा 1 नंबर 1. और इसके लिए t इज इक्वल्स टू, ये दोनों डाउनवर्ड है, तो t इक्वल्स टू m2a प्लस m2g sin थीटा 2 नंबर 2. ट्रांसफर t हियर, use equation 2 in 1. Therefore m2a plus m2g sin theta 2 plus m1a is equals to m1g sin theta 1. मैंने t की जगह पे ये पूरा लिख दिया प्लस m1a, तो इसमें से आप a को कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, और इसे ट्रांसफर करो दूसरी साइड पे, वो नेगेटिव होगा. g कॉमन आ जाएगा, m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2. तो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाओ, g m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन अगर आपको लेना है, ठीक है, तो आपको मैं एक शॉर्टकट देता हूं, शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट. तो क्या करोगे आप, तो डिफरेंस ऑफ वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस. अब यहां पे आपको डिफरेंस ऑफ वेट में आपको कंपलसरी पैरेलल कंपोनेंट यूज करना है. ठीक है, जो कि मैं यहां पे मेंशन करता हूं, पैरेलल कंपोनेंट्स.
आपको यूज करने हैं, मतलब कि ये दोनों डिफरेंस ऑफ वेट पैरेलल कंपोनेंट डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस, इसके लिए, ठीक है। बाकी ये अपना कॉमन है, इससे मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, ये जनरली यही है, जब दो इंक्लाइन दिए हो तब की बात है। चलो अब बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करते हैं, किसी एक फॉर्मूला में सपोज मैं यहां पे ए की वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही मैसिव हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि भाई इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। मैं आपको टफ सिस्टम से लेके नहीं जाऊंगा, एज सुन एज पॉसिबल कि मैं आपको एक इजी पैटर्न पे लेके जाऊं। इक्वेशन 1 t इक्वल्स टू m1g sin थीटा 1 माइनस m1a, ओके। और ये t इक्वल्स टू m2g sin थीटा 2 प्लस m2a। अब मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय m2 करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय m1 करूंगा, एक को m2 एक को m1 करेंगे, ठीक है, ओके। तो होगा क्या, ये m2 m2t m1 m2 g sin थीटा 1 माइनस m1 m2a, इसे m1 से मल्टीप्लाई करो, m1t इज इक्वल्स टू m1 m2g sin थीटा 2 प्लस m1 m2a, कैंसल। तो यहां से t कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, यहां से आप m1 m2g कॉमन ले लो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, t को सब्जेक्ट बनाओ, m1 m2g साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका टेंशन का फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन का, ठीक है, और ये टेंशन का। अब ये दो फॉर्मूला को याद रखेंगे और एग्जांपल्स गिनेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी कॉपी बना लो, चलो फटाफट। Let's start. Use these formulas and find out some other ways. Okay. Suppose मेरे पास कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है वो 90 है और ये जो एंगल है वो थीटा 1 है, सपोज थीटा है, चलो। अब कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सरफेस से कांटेक्ट मत करवाना, ठीक है, ये कांटेक्ट मत करवाना, कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ कुछ ध्यान रखना है कि सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ओके। अगर m1 है वो डाउन, ऐसा नहीं होता है कि हर बार यही डाउनवर्ड होता है। तो अगर ये 2 किलोग्राम है और 100 किलोग्राम है तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा, अगर ये 2 है ये 100 है तो ये नीचे आएगा। तो हमें चेक कैसे करना है, तो हमें चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि भाई m1g साइन थीटा 1 फाइंड करो और m2g साइन थीटा 2 फाइंड करो। इसके लिए ये 90 है तो यू कैन यूज हियर 90, साइन 90 इट्स 1, तो आप m2g फाइंड करो, या तो m1 साइन थीटा 1 m2 इज इक्वल्स टू फाइंड कर लो, ठीक है। सपोज इफ बहुत ही छोटा हो गया,
इफ m1 sin theta इट इज ग्रेटर देन m2। ओके, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये डाउनवर्ड होगा। इस कंडीशन में जो भी 1 होगा वो ये यूज करेंगे, जो भी 2 होगा वो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g m1 sin थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जो टेंशन होगा वो टेंशन g m1 m2 g इट्स sin थीटा प्लस sin 91 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये कंडीशन एक मिली। अगर ऐसा होता कि इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 sin थीटा, तो इसे 1 कंसिडर करेंगे, इसे 2 कंसिडर करेंगे। देखो याद रखना, आपको जो भी मास दिया है, ठीक है, उसमें 1 2 ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मैंने ये कंसिडर किया, तो मैं क्या करूंगा, जब फिगर ड्रॉ करूंगा, ये देखो मैंने फिगर ड्रॉ की, ठीक है, तो इसे मैं m1 बोल दूंगा, इसे मैं m2 बोल दूंगा, सिंपल ये। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 2 और ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90। तो आप लिख सकते हो कि सपोज हियर जो भी नीचे आ रहा है उसे आप 1 बोलोगे, m2 sin थीटा 2 या तो थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, तो यू कैन यूज थीटा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g, दिस टाइम m1 माइनस m2 sin थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ना ऑपोजिट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट। लेकिन ये जो टेंशन भाई साहब है ना, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो कैसे भी आप खेलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि जब आप साइन थीटा 190 लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। तो कहां फर्क पड़ा, देखो कोई फर्क नहीं है। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, हाँ ये तो एडिशन तो सेम ही आएगा, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेरी कर जाएगी, लेकिन टेंशन जो है वो तो कुछ भी रहेगा। तो आपको अगर पूछा है टेंशन, देन यू कैन फाइंड एनीथिंग, बट अगर आपको पूछा है कि भाई नहीं एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो आपको मोशन चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर टेंशन फाइंड करना है तो नहीं करो चेक, चलेगा। मोशन मास दिया है, प्रोडक्ट ले लो, एंगल दिया है वो ले लो, ठीक है। लेकिन अगर टेंशन दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो सीधी बात है, अगर जब ऐसा कोई मोशन होगा तो यही बॉडी नीचे आने वाली है, ये इसको खींच के पीछे नहीं लेके जाएगी। हॉरिजॉन्टल मोशन विदाउट फोर्स डज नॉट पॉसिबल, द पॉसिबल इज ओनली थिंग इज वर्टिकल मोशन। तो यही हमारा m1 होगा, यही हमारा m2 होगा। अब एंगल की बात करते हैं। तो ये जो एंगल है वो थीटा 1 इक्वल्स टू 90 बनेगा, और ये दोनों पैरेलल है, तो हमारा जो थीटा 2 होगा वो बनेगा 0। क्या बनेगा? 0। तो इसके हिसाब से a इज इक्वल्स टू A is equals to m1 sin 90 minus m2 sin 0 divided by m1 plus m2 into g. Sin 0 itself 0, m1 g sin 90, तो ये हो गया
m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पे जो पैरेलल कंपोनेंट था, जो डाउनवर्ड कंपोनेंट था m1g sin थीटा, वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्टली मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, चलो अब बात करते हैं टेंशन की। टेंशन T, उसको तो कोई टेंशन ही कहाँ है, sin 90 प्लस 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। sin 90 1 प्लस 0 इट्स 1, m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये हो गया टेंशन, ठीक है। ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन कितने फॉर्मूला याद रखोगे यार, तो बहुत सारी कंडीशंस है। अभी तो मैंने फ्रिक्शन लेस लिया है, ठीक है। जैसे ही फ्रिक्शन पे डालूंगा तो कुछ और तामझाम खड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख लो, चलो फटाफट लिख लो। ओके, अब बात करते हैं पुली की। अगर एक पुली यहां पे खड़ी की है, M2, ये टेंशन, ठीक है। तो जो हमने पुली खड़ी की है यहां पे, इसमें क्लियर है कि दोनों का एंगल सेम है। कितना एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये दोनों कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। एंगल इक्वल है तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। जिसका मास ज्यादा वो नीचे, जिसका मास कम वो ऊपर। तो जो नीचे जाएगा वो हमारा m1 होगा। तो एक्सेलरेशन इट्स g m1 sin 90 माइनस m2 sin 90 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलो sin 90 1, तो एक्सेलरेशन इट्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप यहां पे ये बोल सकते हो कि भाई डिफरेंस ऑफ मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास, डिफरेंस बाय सम इंटू जी, डिफरेंस बाय सम इंटू जी। अब बात करते हैं टेंशन की। तो जो टेंशन है m1 m2g, इट इज sin 90 प्लस sin 90 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो sin 90 1, sin 90 1, 1 प्लस 1 2, 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ masses। 2 times product of masses divided by sum of masses। ओके, तो ये है कुछ पुली के न्यूमेरिकल्स। अब याद रखना कि कंडीशन में आपको सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला ही अप्लाई करने हैं। आप ब्लॉक को चेक करो, ब्लॉक कहाँ पे, उस हिसाब से आप मोशन में चले जाओ। मैंने अपने हिसाब से मैक्सिमम कंडीशन दे दी है, ठीक है। 2 इंक्लाइन पे होते हैं तो कुछ एंगल्स होता है, ये 2 90 पे है तो कुछ एंगल्स होता है। एक 0 एक 90 पे है तो पॉसिबल है, एक एंगल पे है एक 90 पे है तो पॉसिबल है। सर अगर 2 0 पे आ गए तो कुछ नहीं होगा, राम राम हो जाएगा। 2 0 के लिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सूडो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है ना भाई। हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी को रखोगे अपने आप मूव करेगी, नॉट पॉसिबल। ये तो वर्टिकल मोशन के लिए पॉसिबल है। ये देखो, ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगी तो सूडो अपवर्ड जाएगा, ये बॉडी अपवर्ड जाएगी तो सूडो डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि ये अपने मास को अनबैलेंस में है इसलिए ऊपर नीचे मूव करती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल यहां पे मैंने मार्कर रखी है तो डेफिनेटली ये जब तक मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा ये यहां पे रहेगी, लेकिन अगर मैंने अपना हाथ ऊपर किया तो ये मार्कर मूव करेगी। मार्कर को मैंने कोई फोर्स नहीं दिया है, फिर भी मार्कर मूव कर रही है। दैट मीन्स समथिंग रिजल्टेंट फोर्स एक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ मुझे Fr = 0 मेंशन करना है। तो मैं मोशन के ऑपोजिट में एक सूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर जिसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो मैं उसमें एक्सेलरेशन ऐसे पैटर्न से फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये था फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल सरफेस के लिए कि जब फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये लिख लो, चलो फटाफट। चलो अब बात करते हैं फ्रिक्शनल बॉडी की। जब बॉडी फ्रिक्शनल सरफेस पे होती है तो क्या होता है। तो ये रहा मेरा इंक्लाइन, ये θ1 इसे इस बार लेंगे, इससे बार θ2 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बताया था उस हिसाब से जो भी नीचे जाएगा वो हमारे लिए θ1 है और जो ऊपर जाएगा वो हमारे लिए θ2 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये रफ वर्क है, इसमें आपको समझना बहुत ही मुश्किल रहेगा। m1g sin θ1 n1 m1g cos θ1. Similarly, take it m2g sin θ2 ये हो गया n2 और ये हो गया m2g cos θ2। ओके, ये टेंशन, ये बॉडी नीचे आ रही है तो सूडो ऊपर जाएगा, ये बॉडी ऊपर आ रही है तो सूडो नीचे की ओर आएगा। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो जब ये बॉडी नीचे की ओर जाएगी तो उस बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शन को एडजस्ट कर लेंगे। चलो फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन होता है F1 is equals to μ1 N1 and N1 is equals to m1g cos θ1. Similarly, F2 equals to μ2 m2g cos θ2. ओके, अब देखो कि सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन के हिसाब से ये ब्लॉक 1 के ऊपर T m1 है फ्रिक्शन और एक नीचे, तो फॉर m1 T ऊपर, m1a ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर, नीचे m1g sin θ1, T इक्वल्स टू m1g
साइन थीटा 2 माइनस m1a माइनस f1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फॉर m2। ओके, अब m2 के लिए बात करेंगे कि भाई टेंशन ऊपर की ओर है, ठीक है, m2a नीचे, m2g नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे, तो T इज इक्वल्स टू m2g साइन थीटा 2 प्लस m2a प्लस f2 नंबर 3। अब क्या करेंगे कि टेंशन का जो है वो सीधा यूज ऊपर कर देंगे, तो T, तो यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, 3 को 1 के अंदर डाल देंगे, तो ये रहा पूरा 3 मेरा क्या है, m2g साइन थीटा 2 प्लस m2a प्लस f2, और उसके पीछे जो पूंछ थी वो थी m1a प्लस f1 इज इक्वल्स टू m1g साइन थीटा 1। अब एक काम करो, इन दोनों में से एक्सेलरेशन को कॉमन ले लो और बाकी सब उस तरफ चले दो। m1 प्लस m2, सेम थिंग, जब ये पीछे की ओर जाएगा तो g कॉमन हो जाएगा, m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2 f1 प्लस f2। ओके, अब एक काम करते हैं कि यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इक्वल होगा या अलग अलग होगा, डोंट वरी, हमने यहां पे अनइक्वल लिया है। अगर आपको एग्जाम में इक्वल दे दैट यू कैन यूज μ1 इज इक्वल टू μ2, तो सिंपल। ए जी m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो g कॉमन आएगा, μ1 m1 cos, μ2 m2 cos, g μ1 m1 cos थीटा 1 प्लस μ2 m2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं कि भाई जी तो कॉमन लेंगे, साथ में m1 कॉमन ले लेंगे, m2 भी कॉमन उठा लेंगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो होगा a इज इक्वल्स टू g, a इज इक्वल्स टू g। आपने लिया m1 तो बचा साइन थीटा 1 माइनस μ1 cos थीटा 1, माइनस μ1 cos थीटा 1 माइनस, दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा 2, ये माइनस भी कॉमन, तो प्लस μ2 cos थीटा 2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको फ्रिक्शन नहीं दिया है तो दैट मीन्स यू कैन एलिमिनेट दिस टू टर्म्स, तो m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 हो गया। अगर कभी हाँ मोस्टली क्या करते हैं ये लोग, दो टाइप के नहीं देते, सिर्फ एक ही साइड पे आपको देते हैं कि भाई एक ही ब्लॉक है और वो फ्रिक्शन सरफेस पे है, तो दूसरा ब्लॉक नहीं है, देन एलिमिनेट दिस एंटायर टर्म,
यू कैन यूज m1g sin थीटा 1 माइनस म्यू 1 sin थीटा 2 बाय m1, तो m1 m1 कैंसल, जस्ट g sin थीटा 1 माइनस म्यू 1 cos थीटा 1. इफ the second term is not given, second block is not given, only first block is given, then and then उस टाइम पे आपको टेंशन नहीं होगा. अगर उसको बांध के रखेंगे तो मोशन नहीं होने वाला, ठीक है. तो उस टाइम पे ये थ्रेड भी नहीं होगी. तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है. लिख लो. अब हम लोग क्या करेंगे, टेंशन के लिए वही टेंशन नहीं पालेंगे कि चलो ये है, इसके साथ m2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ m1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो ये m2t1 m2t m1 m2g sin थीटा 1 माइनस m1 m2a माइनस m2f1. सिमिलरली m1t ये रहा, m1 से मल्टीप्लाई करो, m1 m2g sin थीटा 2 g माइनस सॉरी प्लस m1 m2a प्लस m1 f2, ये गया कैंसल आउट. ओके. t को कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, m1 m2 g को कॉमन ले लो, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 माइनस m2f1 प्लस m1f2. अब एक काम करो, ये डाल दो μ1 m1g cos थीटा 1 μ2 m2g cos थीटा 2. m1 m2g sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 माइनस m1 m2g cos थीटा 1 प्लस m1 m2g cos थीटा 2, this time μ1, this time μ2, divided by m1 plus m2. ये μ1 ये μ2, ठीक है. अब एक काम करो, कितना गंदा हो चुका है, m1 m2g कॉमन ले लो, t equals to m1 m2g divided by m1 plus m2. तो क्या होगा, sin थीटा 1 माइनस μ1 cos थीटा 1, sin थीटा 1 माइनस μ1 cos थीटा 1, sin थीटा 2 प्लस μ2 cos थीटा 2 एडिशन. ओके. तो ये रहा हमारा टेंशन का फॉर्मूला. अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं है तो एलिमिनेट दिस टू टर्म, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 आ गया, m1 प्लस m2. क्लियर. तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स. यहाँ पे मैं आपको अलग अलग केसेस नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल्स चेंज करने हैं. मेजॉरिटी ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है. कि अगर इसको याद रखा तो झिंगा लाला, ऐसा ही कुछ है ना, इसको याद रख लोगे तो झिंगा लाला, ऐसा कुछ है, मैंने सुना है कभी ऐड में, ठीक है. तो ये दो फॉर्मूला याद रखो, बहुत है आपके लिए. अगर वेरिएशन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन एक बात याद रखना कि इफ बॉडी इज इन द एयर दैट मीन्स फ्रिक्शन इज जीरो. आपको फ्रिक्शन जीरो लेना है. जैसे कि वो दो टेंशन वाली थी, उसमें आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें आप इतना बड़ा क्यों याद रखोगे, सिर्फ ये रखो ना. ओके. तो ये है आपके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड्स की कैसे आप
बहुत बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को आप चुटकियों में फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, बाहर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का पूरा था शूडो फोर्स पे, फ्रिक्शनल और फ्रिक्शन वाली जो दो सरफेस है उसके ऊपर हमने एक पूरा कैलकुलेट किया। तो देन इफ यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट ऑन इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।